my dear students, welcome or welcome back to my channel Maths Expert, जहां आप पढ़ेंगे मैथ्स एकदम इजी और सिंपल वे में और जहां आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद, क्योंकि ये एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो इसके आगे आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो इसकी अगली एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, जिससे हमारे पास अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अगली एक्सरसाइज करना और आसान होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक से, जो कि है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसका यूज क्या है। सो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m such that AB equals to BA equals to I, then B is called the inverse matrix of A and is denoted by A inverse. A inverse ऐसे लिखते हैं। In that case A is said to be invertible. तो हम इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो, जिसका ऑर्डर क्या है m। m जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ऐसे ही मैंने मान लिया कि एक और मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स B। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहली बात, जिसका ऑर्डर सेम है, जो कि है 2 क्रॉस 2। ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। सच दैट AB जो कि है इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू आई। क्या मतलब है, जब आप A इंटू B करोगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, वो करके मेरे पास क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। और ऐसे ही अगर हम B इंटू A करें, वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के बराबर आए, तो आप इसको क्या कहोगे, B इज इनवर्स ऑफ A, दैट इज B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो इसका मतलब देखो, A इंटू B हमने जैसे किया 2 इंटू 2, ओके, प्लस 3 इंटू -1, ओके, एंड देन ऑल्सो इक्वल टू दिस, दैट इज 3 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 2, ठीक है, एंड देन ऑल्सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। ऐसे यहाँ पे भी -3 + 4, तो यहाँ से मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो A इंटू B किया तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और आप B इंटू A करोगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो आप इस केस में क्या बोलोगे कि B जो है वो है इनवर्स ऑफ A, यानी कि आप इसको सिंपल देखो, यहाँ पे I है ना, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, B इक्वल्स टू A इनवर्स। यहाँ पे एक्चुअल में मैं देखूँ तो B क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I इंटू A इनवर्स, और किसी भी मैट्रिक्स को I से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको मिल जाता है। सो B इक्वल्स टू A इनवर्स, यही हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही आप सेम चीज भी करोगे, A इंटू B की केस में करोगे, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, A इंटू B इनवर्स, यानी कि दोनों मैट्रिक्स A और B जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो दोनों को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर AB ये है, तो अगर मान लो B है तो B को इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A बोलेंगे और A इनवर्स बोलेंगे। उस केस में A को जो बोलेंगे ना, वो उसको इन्वर्टेबल बोलेंगे। यानी कि जब हम B इक्वल्स टू A इनवर्स लिखते हैं, तो तब हम क्या बोलेंगे कि जो A है जिसके ऊपर इनवर्स लिखा हुआ है, जो A है वो इन्वर्टेबल है। ऐसे अगर मैं जब लिखूंगी A इक्वल्स टू B इनवर्स, तो उस केस में मैं क्या कहूंगी कि B इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की कहानी। अब हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, किसी भी मैट्रिक्स को मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, चाहे I पहले हो चाहे I बाद में लिखा हो, तो वही मैट्रिक्स हमारे को सेम टू सेम मिल जाता है। सो A में A इंटू I करो या I इंटू A करो, वो A के बराबर होगा। I रेज टू पावर n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू पावर n, यानी कि किसी भी ऑर्डर का जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो I की कोई भी पावर होगी, I की कोई भी पावर, यानी कि I² I³ कोई भी पावर होगी, यानी कि I इंटू I जितनी भी बार करो, वो मेरे को I के बराबर ही मिलेगा, हर टाइम I ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज, यानी कि जब A इंटू B
दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उस पूरे का इन्वर्स जब हम करेंगे तो हमारे पास जैसे ट्रांसपोज में होता था ना, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एक और चीज पढ़ने वाले हैं, जब हम ए इनवर्स असली में निकालना सीखेंगे तो उसको यहीं पे मैंने अभी लिख दिया है कि ए इनवर्स होता क्या है, 1 ए का डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं इसे, 1 ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने वाले। सो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, अभी हमने पीछे डेफिनेशन में ही पढ़ा था, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स तब होते हैं जब a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स तभी होंगे जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी पार्ट। क्या होगा, डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम करने वाले मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 23, 24, 25 पढ़ेंगे। 23 जो है इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, तो ये मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार इसको सिर्फ समझ लो, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है बट फिर भी कभी एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, सो कभी कभी आप कंप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप करोगे तो बेटर ही होगा। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्या दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल 23 में, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर भी है, उसका यूज करके हम उसका रिजल्ट यूज करके हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस पूरे मैट्रिक्स को ना हमने पी मान लेते हैं, फंक्शन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी ऑफ एन मान लेते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एन माना मैंने इस पूरे ए मैट्रिक्स को, तो ये ऐसे हुआ। अब पी ऑफ एन में मैं एन की जो भी वैल्यू डालूंगी वो यहाँ पे लग जाएगी, तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप देख सको तो P ऑफ 1 क्या होगा, P ऑफ 1 होगा, यानी कि इस पूरे में 1 वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा यही, और A ऑफ 1 भी क्या होगा यही। ठीक है, तो P ऑफ 1 जब होगा तभी ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हमने दोनों में, इसमें और इसमें जब n की वैल्यू 1 पुट करी तो दोनों मेरे पास इक्वल आए। इक्वल आएगा मतलब क्या है कि ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट ट्रू आ रहा है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास 2 स्टेप और होते हैं, एक बार हम n को 1 पुट के जो हमें दिया हुआ है उसको पुट करके देखते हैं, देन उसके बाद n इक्वल्स टू k यानी कि कोई भी नंबर को पुट करके देखते हैं, देन n इक्वल्स टू k प्लस 1 करके देखते हैं। तो जब हम चेक करने वाले हैं कि रिजल्ट क्या ट्रू होगा n इक्वल्स टू k पर, तो हम इसको लेट करने वाले हैं, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो n इक्वल्स टू k अगर रिजल्ट ट्रू है तो क्या होगा, p ऑफ k इज इक्वल्स टू a दिस। तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर n है ही नहीं, इस वाले फंक्शन में, इस वाले मैट्रिक्स में n है ही नहीं, तो यहाँ पे k का कुछ पुट नहीं होगा, लेकिन इस वाले में a रेज़ टू पावर n वाले में n की जगह हमने k पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, और हम मान रहे हैं कि ये जो है ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम प्रूव करने वाले हैं दैट दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये a रेज़ टू पावर n वाले पे हम n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो a रेज़ टू पावर k प्लस 1 का क्या मतलब होगा, a इंटू a रेज़ टू पावर k क्या होता है, जब हमारे पास बेसेस सेम होते हैं तो पार्स ऐड होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया a इंटू ए रेज़ टू पावर k। a की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी। ठीक है, एंड a रेज़ टू पावर k को मैंने लेट किया था, तो a रेज़ टू पावर k की वैल्यू यहाँ लिख दी। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। और इसको ढंग से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे n की जगह सॉल्व करने के बाद पूरा ढंग से सिंप्लीफाई करने की जगह n की जगह हमारे पास k प्लस 1 आ गया है,
ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू थी n इक्वल्स टू k+1 पे ये वैल्यू ट्रू हो रही है, ठीक है, रिजल्ट ट्रू हो रहा है, तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये कह सकते हैं a रेज़ टू पावर n होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने 1 पे ट्राई करके देख लिया, एक वैल्यू k पे हमने लेट करके देख लिया, एंड देन n इक्वल्स टू k+1 पे हमने चेक करा तो हमारे पास ट्रू आया, इसलिए वी विल से दैट दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नाउ वी विल मूव टू एग्जाम्पल 24। तो एग्जाम्पल 24 में हमको क्या दिया हुआ है, इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर same order then show that AB is symmetric if and only if A and B compute, यानी कि AB equals to BA। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं कि हम प्रूव करने वाले हैं कि ऐसा कैसे और क्यों होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा और B का ट्रांसपोज B के बराबर होगा, है ना। अब और ये दोनों सेम ऑर्डर के। अब मुझे ये दिखाना है कि A सिमेट्रिक होगा तभी जब A और B कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक होगा जब A और B कंप्यूट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये यहाँ तक हमने लिख लिया। इसके बाद AB हमने क्या किया, जो हमें दिया होता है ना, जो हमें प्रूफ करना होता है, शो करना होता है, उसको हम कर लेते हैं लेट। तो यहाँ पे मेरे को शो करना है कि AB सिमेट्रिक है, तो मैंने यहाँ पे लेट कर दिया AB सिमेट्रिक, ठीक है। तो AB सिमेट्रिक है, तो AB अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, AB का ट्रांसपोज करेंगे, A इंटू B का होल ट्रांसपोज करेंगे, वो AB के बराबर होगा, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही क्या होता है, उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करें वो उसी के बराबर हो, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। बट हमें पता है कि AB का होल ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, वो क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है, और हमें ऑलरेडी गिवन है A और B सिमेट्रिक है, A और B सिमेट्रिक है, यानी कि B ट्रांसपोज की जगह मैंने B लिख दिया, A ट्रांसपोज की जगह A लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू BA आ गया, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू BA आ गया। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, ये और ये बराबर हो गया, AB इक्वल्स टू B हो गया, ठीक है, AB इक्वल्स टू B हो गया, ठीक है। तो अब हम कन्वर्सली देखने वाले हैं। कन्वर्सली देखने का क्या मतलब है, ऐसे करके, यानी कि जब हमने ऐसे किया तो हमारे पास ये मिला। अब हम अगर इसको लें कन्वर्सली, मतलब कि अब जो हमने ये हमें मिला एंड में रिजल्ट, इसको लें तो क्या मेरे पास AB सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो हमने प्रूव कर दिया होगा कि हाँ जो ये क्वेश्चन में दिया है वो सच है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया AB इक्वल्स टू BA है, अगर AB इक्वल्स टू BA है, अगर, क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर AB इक्वल्स टू BA है तो हमें शो करना है AB सिमेट्रिक है। तो AB इक्वल्स टू BA है, तो हमने सबसे पहले AB का होल ट्रांसपोज किया, फिर से B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज किया, फिर से क्योंकि सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज की जगह B लिखा, A ट्रांसपोज की जगह A लिखा, ठीक है। तो AB का होल ट्रांसपोज AB के बराबर आ गया, है ना, AB का होल ट्रांसपोज AB के बराबर आ गया। अब AB का होल ट्रांसपोज AB के बराबर क्यों आया, क्योंकि BA की जगह मैंने AB लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB इक्वल्स टू BA, तो AB का होल ट्रांसपोज AB के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 25 पे पढ़ रहे हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं A, B एंड C। हमें एक मैट्रिक्स D फाइंड करना है सच दैट CD माइनस AB इक्वल्स टू 0, ठीक है, CD माइनस AB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तीनों मैट्रिक्स हमने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स D को लेट कर लिया। अब हमें कैसे पता कि मैट्रिक्स D 2x2 ऑर्डर का ही होगा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे रीड करो, सिंस A, B, C आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, A, B, C तीनों का आप ऑर्डर देखोगे तो 2x2 है, ठीक है। तो अगर हमें डिफाइन करना है, वेल डिफाइंड है, CD माइनस AB वेल डिफाइंड है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो CD माइनस AB वेल डिफाइंड तभी होगा जब हमारे पास D जो हो वो ऑर्डर 2 का हो, क्योंकि सारे ऑर्डर 2 हैं, तो D भी जो है वो ऑर्डर 2 का होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया D को A, B, C, D से, हमने लेट कर लिया कोई भी एक मैट्रिक्स 2x2 जिसकी वैल्यूज है A, B, C, D। अब हमें बेसिकली A, B, C, D की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। C जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ लिख लिया, ठीक है। D हमने जो अभी लेट किया वो लिख लिया, A की जगह यहाँ ये लिख लिया एंड B की जगह ये लिख लिया, ठीक है। और ये पूरा 0 मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले A
सी इंटू डी करेंगे, तो सी इंटू डी करा अगर हमने तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2a प्लस 5c, ठीक है, इंटू दूसरा एलिमेंट क्या होगा 2b प्लस 5d, ठीक है, ऐसे ही 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि पहले इन दोनों को सॉल्व किया हमने, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, एंड बीच में माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे कि ये पूरे को माइनस, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, मैट्रिक्स को माइनस करेंगे यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। 2a प्लस 5c माइनस 3, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 2b प्लस 5d माइनस 0, 3a प्लस 8c माइनस 43, 3b प्लस 8d माइनस 22। तो ये लिख लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 के बराबर दिया हुआ था तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स लिख लिया हमने, 0 मैट्रिक्स लिख लिया। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे। अब उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है जिससे हमारे पास डी मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ किया, हमारे पास इक्वेशंस बनी। इस इक्वेशन को 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, ऐसे ही इसको 3, इसको 4। तो अब ध्यान से देखोगे इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों में 2 वेरिएबल्स हैं, ए और सी, इसमें भी ए और सी है। ऐसे ही 3 और 4 में 2 वेरिएबल्स हैं, बी और डी, और इसमें भी क्या है, बी और डी। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं इस तरीके से करती हूँ, आप और भी कोई भी तरीके से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमारे को किसी भी एक जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेम करनी होती है, ठीक है, उसका जो ये होता है उसको सेम करना होता है। तो मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको मैं 3 से करूंगी तो ये भी 6 से हो जाएगा, इसको 2 से करूंगी तो ये भी 6 से हो जाएगा, तो ये ए और ये कट जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही किया, क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 15c इक्वल्स टू 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6a प्लस 16c इक्वल्स टू 86। तो इसको सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, इनके साइंस चेंज कर देंगे, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस सी आएगा और यहाँ से माइनस 77 आएगा, माइनस से माइनस कट, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 77। अब सी की वैल्यू 77 जो आई है वो मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी। अब इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन नहीं लेंगे हम जो ऑलरेडी हमें जो मेन इक्वेशन है ना, जो ऑलरेडी हमें फाइंड आउट की थी हमने, उसमें पुट करेंगे। गलती मत करना कि आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आपको जो ओरिजिनल 1 इक्वेशन थी उसमें पुट करना है। तो c की वैल्यू 77 मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, 2a प्लस 5, c की जगह 77 लिखा, n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू a की क्या आएगी, -191 आएगी सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे ही 3 और 4 इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे भी 6 भी बनाना चाह रही हूँ मैं, तो 6 भी कैसे बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6b प्लस 15d इक्वल्स टू 0, 6b माइनस प्लस 16d इक्वल्स टू 44। तो इसको सॉल्व किया, मेरे पास d की वैल्यू आ गई 44। अब इसी d की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने वाली हूँ, जो ओरिजिनल इक्वेशन है। 2b प्लस 5, d की जगह 44 पुट किया तो b की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई, -110, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई एंड d की भी वैल्यू आ गई। तो इससे मेरे पास अब d मैट्रिक्स जो है वो निकल सकता है a b c d से, ठीक है। तो d मैट्रिक्स जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया। सो अब हम बाकी का जो है यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स जो है वो खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।